हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर 2024। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एडिटोरियल, ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब लैंडस्लाइड्स हुई है नागालैंड में, और उसमें 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो एक नेशनल हाईवे था, वो भी हिट हुआ है इससे। तो ये काफी दुखद घटना है। लैंडस्लाइड है वो, एक होता है मड स्लाइड, एक होता है लैंडस्लाइड। ज्योग्राफी GS 1 में आता है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, रिलेवेंट जो है। PM टेक्स एम एट चाइना इन ब्रुनई, से इंडिया इज नॉट फॉर एक्सपेंशनिज्म। ठीक है। इन्होंने कहा जो एक्सपेंशनिज्म जो चाइना करता है वो इंडिया नहीं करता है। ठीक है, PM ने ये बात कहाँ बोली है? ब्रुनई में। ठीक है, ब्रुनई एक कंट्री है जहाँ पे PM ने ये बात बोली। तो ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे जब भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात हो। ठीक है, इंडिया सपोर्ट डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म एज सेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये हम PSIR के पे आंसर में यूज कर सकते हैं बाय राइटिंग एज सेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब ये बर्नई कंट्री है कहाँ पे, ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो बर्नई कंट्री, अभी हम उसी के बारे में देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है। तो ये ब्रुनई है मलेशिया के पास। ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर है बिल्कुल ही। ठीक है। ये इंडोनेशिया इधर वाला, ये मलेशिया, मलेशिया के अंदर ये ब्लू वाली। ठीक है। ये ब्रुनई है जो कि एक साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। ये इंडिया है हमारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? लेटेस्ट ILO ने एक स्टडी किया है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, लिंक्स AI टू डीप इन लेबर इनकम। उसने एक स्टडी किया है कि जो AI है, उसने स्टडी किया है कि जो लेबर इनकम है वो डाउन आई है। वो मतलब उसमें डिप आया है। ठीक है। तो अगर लेबर इनकम कम हो रही है तो यानी कि वो ऑलरेडी पुअर लोग हैं, उनकी इनकम और कम हो रही है। तो इट मीन्स क्या है कि इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। तो ये एक स्टडी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर हैं वो लेने चाहिए। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, हम मुझे बताओ कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये कब से कब तक है? ठीक है, टाइम मैं बता देता हूँ। 2015 से कब तक इनको कंप्लीट करना है? 2030 तक। कितने हैं टोटल? 17 है। ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? पुअर्टी, नो पुअर्टी। सेकंड कौन सा है? जीरो हंगर। ठीक है। तो ऐसे करके 17 है। आप इनको अपने कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने ILO से रिलेटेड न्यूज पढ़ी है, तो हम ILO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ILO जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि मतलब कि 1946 में स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी। क्रिएट कब हुई थी? 1919 में, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज के अकॉर्डिंग। जब फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब ये क्रिएट हुई। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ओनली ट्राइपेटाइट UN एजेंसी है जिसमें तीन, ट्राइपेटाइट मतलब जो तीन जो लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और वर्कर, ये सब इकट्ठे आके बात करते हैं। ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसकी 8 कन्वेंशन है, उनमें से 6 को इंडिया ने साइन कर रखा है, 2 को साइन नहीं कर रखा। कौन सी 2 कन्वेंशन है जिनको इंडिया ने साइन नहीं कर रखा? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948, कन्वेंशन नंबर 87, और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949, कन्वेंशन नंबर 98। तो ये 2 कन्वेंशन है जिसको इंडिया ने साइन नहीं कर रखा। ILO क्या रजिस्टर करती है? कंप्लेंट रजिस्टर करती है। ठीक है। मतलब कि जो भी इंटरनेशनल रूल है, जो भी वो इलेक्ट करती है एंटिटी, उसके अगेंस्ट, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज नहीं करती सैंक्शन। अब पेपर में आ जाएगा ILO कैन इम्पोज सैंक्शन ऑन गवर्नमेंट। नो, डज नॉट इम्पोज सैंक्शन ऑन गवर्नमेंट, बट ये एंटिटी के ऊपर मतलब कंप्लेंट रजिस्टर करती है। ये बात ध्यान रखना है। आई होप कि ILO का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम कहाँ है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब फिर से सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आर्टिकल आते रहते हैं, तो ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये तो बोनस पॉइंट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट टू हियर केजरीवाल प्ले चैलेंजिंग सीबीआई अरेस्ट टुडे, सीबीआई अरेस्ट को उसने, केजरीवाल ने क्या किया, मतलब चैलेंज किया था, तो उसकी जो अपील है वो कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट। अब दोनों को देख लेते हैं हम, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई के बारे में हमने कल भी देखा था, ओरिजिन हुआ है दिल्ली पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 से और 1946 से, ठीक है। इसको कहाँ से, पहले सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए थी, फिर इसको होम अफेयर में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये गवर्नमेंट के सब डिपार्टमेंट को देखेगी। ये एस्टेब्लिश कब हुई ओरिजिनली, 1963 में रिजोल्यूशन के द्वारा बनी, यानी कि ये ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टेचुटरी बॉडी है, ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। जो एक रिजोल्यूशन से बनती है, जो एक स्टेच्यू से बनती है, जिसके लिए स्पेशल एक्ट आता है, ठीक है, वो क्या है, वो एक स्टेचुटरी बॉडी होती है, जैसे सीवीसी है, ठीक है, एक स्टेचुटरी बॉडी है क्योंकि ये एक एक्ट से बनी है, ठीक है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। अब इसके डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो एक कमेटी करती है, जिसमें कमेटी में 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं और फिर ये डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। टेन्योर जो होता है डायरेक्टर का, जो सीबीआई के होते हैं, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो 2021 अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में 2 ईयर था, अब उसको कितना कर दिया, 5 साल, यानी कि हर बार 1 साल का एक्सटेंशन किया दिया जा सकता है, और ऐसा एक्सटेंशन 3 बार दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम 5 ईयर। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। आई होप कि सीबीआई समझ में आ गया होगा यहाँ से, मतलब, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है अभी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल अफेयर, अभी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर, पहले होम अफेयर के अंडर में आती थी, अभी पर्सनल अफेयर के अंडर आती है, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में आता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। एज नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से एडवाइज लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंट की जाती है। स्टार्टिंग में 7 जज प्लस 1 8 जजेज थे, अब 34 जजेज हैं। कितने जजेज होंगे ये कौन अपॉइंट, ये कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। पहले ना जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी, उसमें क्या होता था कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं थी स्टार्टिंग में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सीनियर मोस्ट जज थे उसको सुपर पास करके, सर मतलब कि उसकी जगह पे जूनियर वाले को अपॉइंट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, तो इस केस को बोलते हैं फर्स्ट जज केस, मतलब कि जो कंकरेंस है वो मतलब बाइंडिंग नहीं है, जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं थी प्रेसिडेंट के ऊपर। अब फिर क्या हुआ, अब जो दूसरा केस आया उसमें बोल दिया, उसमें क्या बोल दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो 2 सीनियर मोस्ट जजेज से, सीनियर मोस्ट जजेज से क्या करेंगे, एडवाइस लेंगे, और फिर उसके बाद जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे और उसको ये बाइंडिंग होगी, और फिर वही अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा जजेस को जो ये एडवाइस देंगे, ठीक है। ये था सेकंड जज केस। उसके बाद थर्ड जज केस आता है 1998 में। इसमें 2 जजेस की जगह 4 जजेस कर दिए, 1 2 3 4। इन चारों से सलाह लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको अपना ओपिनियन देंगे और ये उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, तो इस तरह से 3 जजेस केस हैं सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। एक जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए अभी कोलिजियम सिस्टम है, जो हमने बोला ये मतलब एडवाइस लेते हैं, ये कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात हुई थी, उसके ऊपर आर्टिकल भी आया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में कुछ गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, सो दैट जो वैकेंसी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो जल्दी से फिल की जा सके। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलिफाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं इसके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आर्टिकल 143 में, 143 में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकते हैं, और एडवाइस देने उसको बाइंडिंग होती है या नहीं। 2 केस होते हैं, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, तो एडवाइस होती है बाइंडिंग देनी, माननी बाइंडिंग नहीं होती। एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी, अगर मान ली उसने, किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने देनी पड़ेगी एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है तो। और अगर नॉर्मल लॉ या फैक्ट की बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइस मांग ली, तो ये दे या ना दे इसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस एडवाइस को माने या ना माने ये इसकी मर्जी है,
दोनों केस में, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 141, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉ डिक्लेयर किए गए हैं वो सब कोर्ट पे बाइंडिंग है। आर्टिकल 125 में क्या है, सैलरी है जजेज की। 126 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेज है। 127 में क्या है, एड होक जजेज की अपॉइंटमेंट है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट इशू कर सकता है। 5 टाइप की रिट होती है। रिट कहाँ से लेगी है, इंग्लैंड से लेगी है, ब्रिटेन से लेगी है। आर्टिकल 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, क्या होगी, दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकता है क्या होगी, मतलब की सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है कि जिसके पास मतलब कि मतलब फाइनल जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही वो हियर होगी वो केस, ठीक है। ऐसे केस मान लो दो स्टेट के बीच में आपस में झगड़ा हो रखा है, वो स्टेट हुए, ठीक है। ऐसे ऐसे केस किस में आते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में। 136 में क्या, स्पेशल लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप याद रखोगे तो एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। आई होप कि ये न्यूज आपको समझ में आ गई होगी और इसका बैकग्राउंड भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है एडिटोरियल सब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्डिक्ट थ्रू अम्बेडकर्स आइडियल। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी कि जो सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए किसका, कैटेगरीज का, वो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर ये आर्टिकल आया। राइटर बोल रहे हैं कि उसको अम्बेडकर जो हमारे थे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको बोला जाता है, उनके अगर व्यू से देखे तो क्या वो राइट है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे 1 अगस्त 2024 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर, इसमें सब क्लासिफिकेशन के बारे में बोला गया है कि जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है एससी, उसके अंदर भी बहुत सारे जो कास्ट हैं अलग अलग, उसके अंदर सब कास्ट हैं और वो काफी पिछड़ी हुई हैं। कुछ ही कास्ट हैं जो उसमें बार बार रिजर्वेशन का फायदा उठा रही हैं और बाकी जो कास्ट हैं वो काफी बैकवर्ड हैं, तो उनको फायदा नहीं मिल रहा। तो इसलिए इसको सब क्लासिफिकेशन की बात की गई कि जो उनको रिजर्वेशन मिला है, ठीक है, 18%, उसको भी आगे सब क्लासिफाई किया जाए कि इन कास्ट को इतना परसेंट है, इसको इतना परसेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, ठीक है। सो दैट जो सोशल जस्टिस है वो नेग्लेक्टिव और डिप्राइव्ड लोगों के पास पहुंच के जिनको रियल में इसकी जरूरत है। और जो ये सब क्लासिफिकेशन का आइडिया है ये अम्बेडकर जी के प्रिंसिपल फ्रेटर्निटी और मैत्री के साथ काफी मैच करता है, ठीक है। तो अब सोशल जस्टिस और अंबेडकर के क्या क्या स्ट्रगल थे इन्होंने ये बता रखे हैं। अंबेडकर सर ने, जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने काफी सिक्योर सेपरेट कल्चरल राइट के लिए, अनटचेबल के लिए सिक्योर किए कि कल्चरल राइट भी होने चाहिए। और मतलब अंबेडकर सर बोलते थे कि हर एक जो जाति है वो अपनी डिस्टिंक्ट पोजीशन सोशल लैडर पे उसकी अलग अलग पोजीशन होती है। हर एक मतलब एससी के अंदर भी जो अलग अलग कास्ट हैं वो अलग अलग मानी जाती हैं, उनका अलग अलग मतलब कि हायरार्की होती है अंदर भी, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर था उस टाइम में, अंबेडकर ने क्या रिस्पॉन्स दिया था 3 शेड्यूल्ड कास्ट को। उन्होंने बोला था कि शेड्यूल कास्ट के बारे में, दे मस्ट रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वाइप आउट इंटरनल डिवीजन अमंग शेड्यूल कास्ट व्हेन दे डिमांडेड ऑफ अदर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। वो कह रहे हैं कि जब वो खुद खुद तो आपस में इतने बटे हुए हैं एससी कैटेगरी के लोग सब कास्ट में, और वो लोग कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी हटाओ बाकी कास्ट से। अब चक्कर क्या है ना कि जनरल वाले जैसे एस सी एस टी को क्या मानते हैं, मतलब कि लोअर कास्ट में इसको कंसीडर करते हैं। अब एससी में भी कुछ कास्ट ऐसी हैं जो उनको भी लोअर कास्ट मानते हैं, उनसे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी इसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। आगे बात बताई गई है, महद सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था, कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, ब्राह्मणिकल जो फोर्स थी उनके अगेंस्ट उन्होंने काम किया था, सो दैट सोशल मतलब कि सोसाइटी में इक्वलिटी आ सके, ठीक है। अब देखो, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साहू पाटोले ने क्या बोला है, एक मतलब कि जो कि उन्होंने एक बुक लिखी है, ए बुक ऑन दलित फूड इन मराठावाड़ा में, ठीक है। डिफरेंट जो जाति है, अलग अलग लेवल का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्होंने कहा एक गांव में जब वो गए तो जो मांग जाति है, एक मांग कास्ट होती है, मांग कास्ट है वो लोएस्ट कास्ट है महार से भी। जैसे अम्बेडकर सर जो है हमारे महार से बिलोंग करते थे, लेकिन मांग उससे भी लोअर है, ठीक है। और इन दोनों को, महार को और मांग को, चमार के द्वारा लोअर कास्ट माना जाता है, और ये सारी हैं एससी के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी चमार सबसे ऊपर है, फिर महांग,
फिर महार, फिर महान। तो यानी कि कम्युनिटी के अंदर ही डिस्क्रिमिनेटर और डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या है, नए नए रिफॉर्म और सोशल जस्टिस के लिए कोर्ट ने जो सब क्लासिफिकेशन किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस जो जजमेंट है उसका एम क्या है, इनइक्वालिटी विद इन दी एससी कम्युनिटी को क्या करना है, एड्रेस करना है। मतलब कि क्योंकि अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन जब हो रहा है तो ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है लेकिन कुछ दलित कम्युनिटी ऐसी हैं जो इसका क्रिटिसिज्म कर रही हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसे कोलेक्टिव जो दलित मूवमेंट है, जो कोलेक्टिव हम उनके लिए उस इशू उठाते हैं वो कम पड़ जाएंगे, वो आपस में ही बंट जाएंगी दलित जो कम्युनिटी है। उन्होंने ये बोला है, तो उन्होंने इसका क्या किया है, अपोज किया है। ठीक है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिवली भी बोला है। ठीक है। तो इस तरह से स्पेस जो नॉर्थ की जो दलित की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला है, वो तो इसके क्रिटिसाइजर हैं, इनको क्रिटिसाइज किया है नॉर्थ वालों ने, तो नॉर्थ इंडिया वालों ने उन्होंने कहा कि दलित के जो इशू हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो ये जो दलित मूवमेंट है वो उतना नहीं रह पाएगा। लेकिन जो साउथ के जो दलित से रिलेटेड है उन्होंने कहा है कि ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि दलित के अंदर भी बहुत सारे बैकवर्ड लोग हैं जिनको मतलब इम्पोर्टेंट है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना। अब दलित के अंदर बार बार एक ही कास्ट रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रही है, तो बाकियों को फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग स्ट्रगल एंड रियलिटी। ठीक है। दलित के लिए मतलब दलित लोगों ने और जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं इनके लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है। क्या मतलब कि वहीं से ही, कहाँ से, जैसे अलग अलग कम्युनिटी हैं, लीडिंग सेगमेंट अमंग एससी मस्ट अवॉइड demeaning the relentless struggle of the marginalized communities such as Valmiki, Musahar in North India, Madigas, Arunathiars in South. This is because the judgment is not an imposition from above but reflection of year of grassroots activism and demand for सब कैटेगराइजेशन। अब ये नहीं है कि एकदम से इसको अप्लाई कर दिया है, सब कैटेगराइजेशन एकदम से आया है, ये बहुत साल से मांग चल रही थी, ग्रास रूट एक्टिविज्म है सब कैटेगराइजेशन की। ठीक है। सो दैट सभी लोगों को जस्टिस मिल सके। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये मॉडल ऑलरेडी अप्लाई भी किया हुआ है जिसका बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, जैसे पंजाब में, हरियाणा में। ठीक है। चिनिया जजमेंट इन 2004 से पहले ये अप्लाई किया था, जिसमें काफी ज्यादा मतलब इसको प्रैक्टिकलिटी देखी गई और इसमें काफी बेनिफिट मिला लोगों को। ठीक है। क्योंकि एससी कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारी जाति होती हैं, अलग अलग जाति या कास्ट। ठीक है। तो सब कास्ट, तो उसमें भी उन लोगों को क्या करना पड़ता है, उन लोगों को भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ठीक है। तो हम शेड्यूल कास्ट को एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं मान सकते, अदरवाइज तो फिर the assumption that Supreme Court, sorry, the scheduled caste is one homogeneous group fail in the face of prohibition of intermarriage even within the community। एससी के अंदर भी मतलब जैसे महार हैं और मांग है, इन दोनों के बीच में भी वो नहीं होती शादी, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। तो हम इसको एक होमोजीनियस ग्रुप कैसे मान सकते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आंसर राइटिंग में यूज कर देना इसको 3-4 बार। ठीक है। दलित सिविलिटी, वल्नरेबल सेक्शन की बात आए जहां दलित सिविलिटी। ठीक है। और अम्बेडकर के आइडिया को जो प्रमोट करना है, तो सब कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है, सो दैट जो मोस्ट बैकवर्ड है अंत्योदय लास्ट तक उसको फायदा मिले। तो ये आर्टिकल था जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड निकला है इसमें, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, अम्बेडकराइजेशन ऑफ प्रोसेस, ये कीवर्ड यूज करना आप अपने आंसर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आर्टिकल है गैप बिटवीन एलोकेशन ऑफ हेल्थ आउटकम इन स्टेट। हेल्थ गैप क्या क्या है, एलोकेशन फॉर हेल्थ एंड आउटकम इन स्टेट, कितना पैसा मिल रहा है और कितना उसका आउटकम आ रहा है, उसके बीच में क्या क्या गैप है। देखो इसमें दो स्कीम की बात की गई है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उनका कितना पैसा स्टेट यूटिलाइज कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा, मेन बात ये। दो स्कीम है, कौन कौन सी, पीएम एबीएचआईएम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है।
ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ये दो स्कीम है। फर्स्ट का एम क्या है, हेल्थ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना, ABHWC, डेवलप करना ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट, BPHU, IDPHLS, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी क्रिएट करना, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाना ईच डिस्ट्रिक्ट में। गोल क्या है इंडिया की प्रिपेयर्डनेस को, फ्यूचर के लिए इमरजेंसी या पेंडेमिक्स जैसी चीजें आ जाएं तो उनको क्या है, उसके लिए प्रिपेयर करना। और सेकंड जो इनिशिएटिव है, सेकंड अपना ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, HRME, ठीक है, HRHME, strive to scale up medical personnel by establishing new medical, nursing, paramedical college and increasing seat in college, नए नए मेडिकल कॉलेज बनाना, नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज बनाना, सीट्स बढ़ाना, ठीक है। और दूसरा क्या है, अपग्रेड करना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, नए मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब ये बोल रहा है कि पैसा तो इतना आ रहा है लेकिन उसका फंड का स्टेप यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा। क्यों? जैसे लास्ट 3 बजट इंडिकेट लकलस्टर परफॉर्मेंस इन फंड एब्जॉर्प्शन इन PMABHIM, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है, रेशियो ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू बजट एस्टिमेट वाज ओनली 29% था, और फिर 50% हुआ, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वाज ओनली अराउंड ए क्वार्टर ऑफ द बजट एस्टिमेट, जितना बजट एस्टिमेट था उसका भी वन फोर्थ ही यूटिलाइजेशन हुआ। तो यानी कि इंटरेस्टिंगली परहैप्स ड्यू टू लो यूटिलाइजेशन बजट एलोकेशन फॉर बोथ, अब बजट एलोकेशन ही पहले तो कम हुआ, फिर उसका यूटिलाइजेशन भी वन फोर्थ कम हुआ। तो दोनों के लिए क्या कर दिया है, बजट एलोकेशन बहुत कम कर दिया गया है इंटरिम बजट में। बहुत सारे फैक्टर बताए गए हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से लो यूटिलाइजेशन हुआ है फंड का, PMABHIM। फर्स्ट फैक्टर क्या है, 60% जो रिसोर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, हेल्थ ग्रांट जो जनरेट करते हैं फाइनेंस कमीशन से, जो हमें हेल्थ ग्रांट मिलता है वहां से 60% रिसोर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की एक रिसेंट स्टडी है, ओनली अराउंड 40% ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन हेल्थ ग्रांट वर यूटिलाइज्ड। 15th फाइनेंस कमीशन के भी सिर्फ 45% हेल्थ ग्रांट यूटिलाइज किए गए 2021 से 2023-4 तक। अब ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो ये जब स्टेट गवर्नमेंट से बात की गई कि इतना कम यूज क्यों होता है, यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करते पूरे फंड का, एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हार्डल है। क्या गड़बड़ है? सबसे पहले तो जैसे कि एग्जीक्यूशन में, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है यूटिलाइजेशन के एग्जीक्यूशन में, जैसे फंड वगैरह को निकालना और ये सब। दूसरा क्या है, IDPHL, मतलब कंपोनेंट है जो IDPHL का, जो अपनी सेकंड वाली स्कीम थी उसमें क्या है, IDPHL इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, इसमें स्टेट को रिक्वायर होता है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी डिफरेंट वर्टिकल प्रोग्राम टू अवॉइड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन से बचना है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं, BPU, CCH, ये सब, जहाँ पे फंड एब्जॉर्प्शन है वो डिले कर दिया जाता है रिजिड प्रोसीजर के द्वारा, प्रोसीजर अच्छा नहीं है पैसा आने का, ठीक है। अब अलग अलग सोर्स से फंडिंग आ रही है, फाइनेंस कमीशन से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से भी आ रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है फंडिंग की, ठीक है। फैकल्टी शॉर्टेज, अब अगर हम HRHME की देखें, सेकंड स्कीम, हमें नए मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, ये बनाने हैं, बट CSEP के अकॉर्डिंग तो शॉर्टेज है 40% टीचर फैकल्टी की, आउट ऑफ 11 इन 18 क्रिएटेड ऑल इंडिया जो नए एम्स बनाए हैं उनके अंदर। अब फैकल्टी ही नहीं है जो, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेज हैं वहां पे भी यही हाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेटअप किए गए थे, 30% फैकल्टी की वैकेंसी है 2022 तक, ठीक है। अब ये जो चैलेंज है वो CCHMB अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंडर भी ये चैलेंजेस, मतलब कि स्टाफिंग के नॉर्म्स इन सब को लेके ये काफी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। अब फिजिकल स्पेस इन स्टेट, अब भी इन्होंने क्या बोला है कि हम तो ये पैसे 2025-26 तक देंगे, उसके बाद स्टेट को खुद देखना पड़ेगा। अब इन दोनों मिशन के लिए, इन दोनों स्कीम के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पैसा देगी, तो आगे खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको लगाना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को।
तो ये भी एक इश्यू है अपने आप में कि स्टेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो एलोकेशन है उसको इफेक्टिव हेल्थ आउटकम में हमें चेंज करना है, तो बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर पे। कौन कौन से होते हैं क्रिटिकल फैक्टर? फिजिकल कैपेसिटी स्टेट की, कि वो एडिशनल एक्सपेंडिचर को मीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज शॉर्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, जैसे फैकल्टी नहीं है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो। तो ये सारे इशू हैं जिस वजह से ये अब ये पता नहीं कि ये फाइनली मतलब कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये गैप थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने मतलब कि ग्रोथ का जो प्रोग्नोसिस किया है, मतलब उसमें क्या है कि ग्रोथ रेट का एक आइडिया लगाया है कि 7% रहेगी, पहले 6.6 थी। अब एडीबी मतलब कि एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये सब ग्रोथ एस्टिमेट लगाते रहते हैं। तो ये किस बेस पे लगाते हैं? अब ये ग्रोथ पहले 8.2% थी लास्ट ईयर जो था, लेकिन अब कम क्यों कर दिया? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो रिस्ट्रिक्टिव हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन्फ्लेशन और ये सब वजह से मतलब सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है वर्ल्ड में, जो मतलब काफी सारी जो बैड कंडीशन क्रिएट हो रखी है, यूक्रेन और रशिया वार, और इजराइल पैलेस्तीन वॉर, ये सब। ठीक है। तो अब इंडिया को चाहिए क्या, कि इंडिया को चाइना प्लस वन जो ग्लोबल रिफॉर्म चल रहा है इसको आंसर में यूज कर देना। चाइना प्लस वन ग्लोबल रीसेट, इंडिया को प्रोडक्शन हब बनना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। तो ये बातें इसमें बोली गई। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। 1944 में बना था, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, 3 रिपोर्ट इशू करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट है, आईबीआरडी, आईडिया, आईएफसीएम, आईजीए, आईसीआईएफ। इंडिया किसका पार्ट नहीं है? आईसीआईएफ। ये क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, अभी इंडिया इससे नहीं करवाएगा। आईबीआरडी और आईडीए को मिला के क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। और इस पांचों को मिला के क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है। आईडीए है वो पुअर कंट्री के लिए लोन देता है, लो इंटरेस्ट पे और काफी लंबे टाइम के लिए। ठीक है। तो ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में बैकअप, जो कि मतलब बैक नॉलेज थी। व्हाट डू वी नो अबाउट ANIIDCO? ANIIDCO क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेटेड आइलैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये कॉरपोरेशन ने वहां पे अंडमान निकोबार में क्या है, मतलब कि एक प्रोजेक्ट है जो कि नीति आयोग ने 72,000 करोड़ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि सदर्न आइलैंड में बनेगा ना, मतलब कि नॉर्थ जो अंडमान और निकोबार है उसके सदर्न आइलैंड में ये बनेगा। ये क्या क्या कंस्ट्रक्ट करेगा? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट करेगा, ग्रीन फील्ड करेगा, टूरिज्म करेगा, सोलर गैस पावर प्लांट, ये सब क्रिएट करेगा वहां पे अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। अब जो ANIIDCO है, एनडी को बोल सकते हैं इनको, उसको ग्रांट कर दी गई है परमिशन मेगा प्रोजेक्ट के लिए। इज ए लिटिल नोन क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी, ये क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है। एनडी को जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई थी 28 जून 1988 में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना और कॉमर्शियली एक्सप्लोइट करना नेचुरल रिसोर्सेज को, और बैलेंस करना, मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको नेचुरल ग्रोथ के साथ। ठीक है। इसकी मेन एक्टिविटी क्या है? ये करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ट्रेडिंग, इंडिया की फॉरेन, इंडियन मेड फॉरेन जो लिक्वर है और मिल्क है उसकी ट्रेडिंग, मैनेजिंग टूरिंग रिसोर्ट को मैनेज करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है टूरिस्ट और फिशरीज के लिए। ठीक है। तो जो आइलैंड है जहां पे ये मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो 910 स्क्वायर किलोमीटर का है। वो बायोडाइवर्सिटी उसमें बहुत अच्छी है, हॉटस्पॉट है। होमोजीनियस है वो बहुत सारी इंडिजीनियस कम्युनिटी का। ठीक है। जिसके पास स्पेशल राइट है। ठीक है। और टेक्टोनिकली एक्टिव जोन भी है। ठीक है। जब प्रोजेक्ट दिया गया एनडीको को, तो जुलाई 2020 में एनडीको एक के पास ना तो एक इन्वायरमेंट पॉलिसी थी ना ही इन्वायरमेंट सेल थी। उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं थे इसको देखने के लिए। ठीक है। अब इसको खुद ही सब कुछ इम्प्लीमेंट करना था अलोन। अब 2022 में जब 2 साल से ज्यादा हो गए,
इसको एक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट बनाया गया। इसने क्या किया, लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट किया, एक्सपर्ट को रिक्रूट किया, अर्बन प्लानर को, इन्वायरमेंटल प्लानर को, आर्किटेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट को। 2021 में जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की, जो उसने क्या कहा, जो इंटरिम इन्वायरमेंटल गवर्नमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड एनडीको से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो अब ईएसी से पूछा गया कि अगर एनडीको के पास कॉरपोरेट की इन्वायरमेंट पॉलिसी अप्रूव है या नहीं, बाय इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसकी जो कॉरपोरेट पॉलिसी है वो अप्रूव की है या नहीं। उसके बाद क्या ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं। एनडीको ने एडमिट किया स्टार्टिंग में तो कि हाँ इनके पास सब कुछ है, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि हमारे पास इन्वायरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। तो इससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। मुंबई बेस्ड मतलब कि एक मुंबई बेस्ड कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट है, उसने एक पेटिशन फाइल कर दी कि ऐसे ऐसे करके हाँ इन्वायरमेंट के नॉर्म्स को मतलब कि तोड़ा जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा। ठीक है, जब मतलब कि जब ये मतलब कि पेटिशन फाइल की गई, तो जब इसकी सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई तो उसमें देखा गया कि पेटिशन में नोट किया गया कि पेटिशन जो प्रोपोनेंट सर्टिफाइंग इटसेल्फ, अब खुद ही तो वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ये अब खुद ही को सर्टिफाई करना है, तो फिर वो तो क्लियरेंस नहीं हो पाएगी ना। सेम ही कैटेगरी थी कि मतलब जो चीफ सेक्रेटरी हैं आइलैंड के वही चेयरमैन है इंडिको के, अब दोनों ही अपना काम खुद ही मतलब अब मेरा ही पेपर है मैं ही चेक करके मार्क्स दे लूं, ये तो कोई अच्छी चीज नहीं होगी। तो ये सारे इशू क्रिएट किए गए। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट को के लिए बेस्ट जो सूट है मतलब कि बाकी सारे डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को मिलके इस मेगा प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए, और एक्सपर्ट जो एजेंसी हैं उनको हायर करना चाहिए। तो ये इश्यू था हमारा अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड आइलैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। उसके बाद आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मैरिज की एज है वो वुमेन के लिए बढ़ा दी गई है। अभी कितनी है वुमेन के लिए 18, मेल के लिए 21। ठीक है, तो अब ये एज है, एक चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें है ये 18 21। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सबसे पहले चाइल्ड मैरिज एक्ट में चाइल्ड कंसीडर किया जाता है 18 से नीचे की फीमेल को, 21 से नीचे के मेल को। लेकिन अब मेन चीज ये है कि यहाँ से मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, द बिल रिमूव द डिस्टिंक्शन रीडिफाइनिंग चाइल्ड एज मेल और फीमेल हु हैज नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर। अब 21 ईयर से नीचे को क्या बोला गया है, चाइल्ड बोला गया। ठीक है, अब देखो जब इन्होंने ये पास किया है, ये बिल तो पास कर दिया, लेकिन जो मैरिज है वो किस लिस्ट में आती है मुझे बताओ आप। मैरिज एंड डाइवोर्स ये आता है कनकरेंट लिस्ट में। कनकरेंट लिस्ट में मतलब पार्लियामेंट का पहले ही एक्ट आया हुआ है, तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कैसे लेके आ सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल पास कर दिया, तो जो उनके गवर्नर है उन्होंने पास तो कर दिया, लेकिन इनको असेंट फिर से किसकी लेनी पड़ेगी, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो आर्टिकल 254 ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वो आता है कि क्लोज वन में क्या है, इफ ए स्टेट लेजिस्लेटर इनेक्ट ए लॉ ऑन द सब्जेक्ट कवर्ड बाय करंट लिस्ट में अगर पहले ही वो है जो कि ये है, तो उसको क्या कहाँ भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंट टू द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉ। अगर वो प्रोविजन उस सेंट्रल लॉ से उसमें कुछ अलग है, ठीक है, तो उसको वहां भेजा जाएगा जब तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलेगी, अदरवाइज उसको वॉइड माना जाएगा। ठीक है, रिजर्व रखना पड़ेगा प्रेसिडेंट को इसको गवर्नर की असेंट के लिए। ठीक है, 254 आर्टिकल के लिए के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो स्टेट है वो इसके साथ मतलब कि हम्म, ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, बट ये सोनली स्टेट अकेला नहीं कर सकता। हम सबसे पहले तो ये एज बढ़ाई क्यों गई है। ठीक है, वही है कि फीमेल्स की कम एज में प्रेगनेंसी और ये सब इशू हो जाते थे, एजुकेशन का टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन जो इसके अपोजिट वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि बढ़नी नहीं चाहिए मैरिजेज। वो बोलते हैं कि एलोपिंग डॉटर, लड़कियां भाग जाती हैं जैसे कई मतलब पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, तो थोड़ी सी जो सोशल डिग्निटी होती है पेरेंट्स की वो काफी ज्यादा हार्म होती है। ठीक है, पेरेंटल कंट्रोल के लिए भी एक टूल बन गया है कि उसकी शादी कर दो, वो उसको लड़कियों को एक अपनी क्या मानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। पनिशमेंट मतलब कि होता है, and for punishment of boys and or men whom girl is choose as their husband
एन इंक्रीज इन एज टू 20 वुड मीन प्रोसिक्यूशन ऑफ गर्ल राइट टिल 21 ईयर। मतलब यही बात बोला गया है कि कुछ अपोजिट व्यू जो दिए गए हैं कि उनकी शादी कर दो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेडिशनल व्यू थे। अब जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उन्होंने क्या रिकमेंड कर रखा है कि यूनिफॉर्म एज सेट कर दो मेल और वोमेल, मैन और वोमेन दोनों के लिए 18 ईयर। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी यही सेम चीज प्रपोज की थी कि मैन की भी माइनस कर दो ये एज, यानी कि 21 है अभी, उसको भी 18 कर दो। अब देखते हैं क्या होता है ये, प्रेसिडेंट इसको असेंट देते हैं या नहीं देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आज टीचर डे है, 5 सितंबर है। ठीक है। तो सभी को हैप्पी टीचर डे मेरी साइड से। स्मार्ट सिटी मिशन को आप यूज कर सकते हो कहाँ पे? डिजिटल इंडिया में, या फिर आप अर्बन डेवलपमेंट में, जहाँ पे भी आए आंसर में। फेम मशीन, सॉरी फेम स्कीम है, मुंह से निकल जाता है। फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम है। इसको इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जब भी कोई बात आए, पोल्यूशन से रिलेटेड आए, तो ये यूज कर देना। सी जिनपिंग ने होस्ट की है समिट किसकी? अफ्रीकन कंट्रीज की। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने बहुत सारा जो लोन दे रखा है उनको, अब वो उनकी बातें मान ले। तो थोड़ा सा हम मैप देख लेते हैं, अ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। तो मैप में देख लेते हैं हम सबसे पहले तो इंडिया, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया की सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो टच करती है। और बांग्लादेश की, मतलब कि जो मेघालय है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से ही टच करता है। बाकी तीनों साइड से वो आसाम से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। ये नागालैंड, नागालैंड की जो न्यूज आई थी आज, डेथ हुई थी। ठीक है, नागालैंड किस किस से बाउंड्री टच करता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मणिपुर है, नागा मणि, मिजो, मिजो, मिजोरम। ठीक है, नागा मणि, मिजो। तो ये सारी चीजें, ये त्रिपुरा है, जो तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? हमारे बांग्लादेश से। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत मैप। अब हम वेस्ट एशिया में जाएंगे तो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान। ठीक है, ईरान से फिर ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है। इसको कौन, मतलब कि ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं हम, अभी दिख जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट क्या होती है? जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। अब ये गल्फ ऑफ एडन है, ये क्या है? रेड सी है। इसको बल अल मडब स्ट्रेट बोलेंगे, यहाँ होगा बल अब मडब स्ट्रेट है जो, ये है नीचे है। ठीक है, ये यमन है, यहाँ पे हouthi रिबेल्स हैं, हाईजैक कर लेते हैं सीज को जो यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गाइज आज हमने आज का जो न्यूज़पेपर है वो देखा, और साथ में हमने क्या किया, मैप भी देखा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम एंड करते हैं अपने डिस्कशन को। थैंक यू।